आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे लीवरेज चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट को मूव ऑन करते हैं। मतलब कि अब क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हमें करने हैं। बेसिकली हम कॉन्सेप्ट सारे कवर कर चुके हैं, फॉर्मूले सारे कवर कर चुके हैं। इतना ही कॉन्सेप्ट है आपके लीवरेज चैप्टर में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन किए थे लास्ट हमारे वीडियो पार्ट में। इलस्ट्रेशन 1 हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे इस लेक्चर में हमें कुछ और क्वेश्चंस करने हैं और उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे एक पॉइंट बता दूँ कि भाई यहाँ पे लिखा जाता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज दोनों का मतलब एक ही होता है, राइट। तो यहाँ पे DOL मतलब कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज लिखे या फिर सिर्फ ऑपरेटिंग लीवरेज लिखे, दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पे डिग्री वर्ड ऐसा ही मतलब जोड़ दिया गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और आप लिख सकते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। इससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको जो है फर्म्स के यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है और कहता है कि आपको सिंपली क्या करना है। आपको सिंपली यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके बेस पे ऑपरेटिंग लीवरेज को निकालना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज बड़े आराम से निकाल लेंगे। आपको सिंपली ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला पुट करना है और आपके सामने आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सिंपल है, वो आप खुद से कर लेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम आपके पास में है। ठीक है, आ जाइए आप डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा जो मैंने मार्क कर रखे हैं कितने कितने क्वेश्चन कौन से करवाना है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट तो सारे ही मोस्टली क्वेश्चन मुझे ही करवाने हैं। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में रेशियो एनालिसिस का यहाँ पे पॉइंट आता है। नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 3, हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 3 ही है। रेशियो एनालिसिस का एक पॉइंट है। रेशियो एनालिसिस हमने अभी करा नहीं है, राइट। लेकिन रेशियो एनालिसिस का एक फॉर्मूला यूज़ होता है, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे बता दूंगा। बाकी हम इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन वगैरह तो हम रेशियो एनालिसिस में प्रैक्टिस करेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली एक फॉर्मूला बता के छोड़ देंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड कैलकुलेशन भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो फॉर्मूला जो डिटेल में आपको समझना होता है विद क्वेश्चन, वो रेशियो एनालिसिस में आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई डाउट आपके पास में नहीं रहना चाहिए। आई इलस्ट्रेशन नंबर 3 कहता है कि यहाँ पे कोई फर्म है जिसकी यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड की गई है। कहता है कि आपके पास में सेल्स है, ठीक है, 24 लाख रुपीज़ की। ठीक है, तो 24 लाख रुपीज़ की टोटल सेल्स है। यहाँ पे कहता है कि एक यूनिट का प्राइस 100 है, तो नंबर ऑफ़ यूनिट निकालना चाहे तो क्या नंबर ऑफ़ यूनिट निकाल पाएंगे? आंसर इज यस। 24 लाख डिवाइड बाय आप करेंगे 100, तो नंबर ऑफ़ यूनिट कितने आ जाएंगे? 24,000 यूनिट्स। 24,000 यूनिट्स। ठीक है, तो 24,000 यूनिट जो है वो आपके पास में आ जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन निकल पा रही थी वो हमने डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, तो 24,000 यूनिट्स है। इसकी ज़रूरत है या फिर नहीं वो पता नहीं, हम आगे देखेंगे। इसके बाद कहता है वेरिएबल कॉस्ट जो है 50% है। 50% का मतलब क्या होता है सर? ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट और आपका जो है फिक्स कॉस्ट वो ऑलवेज सेल पे होता है, राइट। तो अगर कहा जाए सेल आपका जो है वेरिएबल कॉस्ट 50% है, 40% है, तो ये सेल का 50% 40% होता है, राइट। तो ये आप कहाँ पे पढ़ते हैं? कॉस्ट अकाउंट में पढ़ते हैं, एफएम के अंदर नहीं पढ़ते। एफएम में आपको ये चीज़ कवर नहीं करवाई जाती। मान के लिया जाता है, यहाँ पे मान लिया जाता है कि आप कॉस्ट अकाउंट में पढ़ के आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एफएम की नहीं है, ये चीज़ आपकी कॉस्ट अकाउंट की है, जहाँ पे ये 50% तो किसका लिया जाता है? सेल का लिया जाता है। ये सारी चीज़ें इन डिटेल आप कॉस्ट अकाउंट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एफएम की क्या चीज़ है? एफएम की ऑपरेटिंग लीवरेज वगैरह ये एफएम की चीज़ है। तो यहाँ पे बेसिक जो चीज़ें होती है वो आप कवर करके आते हैं, वो चीज़ यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, इसके बाद फिक्स कॉस्ट जो है वो 10 लाख है। ठीक है, और कहता है कि कंपनी ने बोरोइंग रखी है यहाँ पे 10 लाख की, 10% के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, 10 लाख की टोटल बोरोइंग है जिस पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, सीधी सी बात है। और कहता है एंड इक्विटी शेयर कैपिटल भी है कंपनी के पास, वो भी 10 लाख रुपीज़ की है, राइट। उस पर कहता है कि 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से यहाँ पे शेयर है। तो अगर 10 लाख डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स की अगर ज़रूरत है तो वो भी आपको मिल सकता है, राइट। तो ये चीज़ हमें पता चल जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। 10 लाख डिवाइड बाई 100 करना है, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं पड़ी फिर भी ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन पता है, बस ये मेन चीज़ है। इसके बाद कहता है कि कंसीडर टैक्स जो है वो आपका एट द रेट 50% के हिसाब से टैक्स रेट लगेगा। क्वेश्चन आपको पूछा है कि आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए ऑपरेटिंग लीवरेज, उसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज भी बताइए, कंबाइन लीवरेज भी बताइए। कंबाइन लीवरेज क्या निकालना कोई बड़ी बात है? आंसर इज नो। ऑपरेटिंग लीवरेज निकालेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करने से कंबाइन लीवरेज मिल जाएगा। ठीक है, वो निकालेंगे। जो ये डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट जो है वो इस चैप्टर का नहीं है।
डी पॉइंट जो है वो कहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बेसिकली आपका रेशियो एनालिसिस का चैप्टर का यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे मिक्स करा गया है, ठीक है। तो ये जो रेशियो एनालिसिस आपके सिलेबस में जो चैप्टर है, ठीक है, ये उसका यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे डाला गया है। तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता दूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे रिलेटेड जो मेन आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए या फॉर्मूला की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो रेशियो एनालिसिस चैप्टर में आपकी हो जाएगी, ठीक है। और आपका ई पॉइंट कहता है कि अगर शेल को हम इंक्रीज कर दे बाई 6 लाख, और ये बाई और टू का कॉन्सेप्ट अब याद आना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है। कहाँ पे सर? डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में, ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको ये टॉपिक लिखवाया है पूरे का पूरा। तो वो नोट्स ओपन करिए फटाफट से, और बाई और टू का ये जो नोट्स है वो ओपन करके उसे एक बार रिवाइज करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। तो कहता है कि सेल जो है इंक्रीज हो रहा है 6 लाख से, ठीक है। व्हाट विल बी द न्यू EBIT? अब यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पूछा हमने, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पिछले वीडियो में किया था, वहाँ पे पूछा क्या था, वहाँ पे ये कहता था कि सेल में कुछ चेंजेस हुआ था, लेकिन वो क्या पूछ रहा था? इम्पैक्ट पूछ रहा था, ठीक है। तो इम्पैक्ट का मतलब होता है आपको चेंजेस बताना होता है, जहाँ पे हमने 60% निकाला था। लेकिन यहाँ पे इसने इम्पैक्ट नहीं पूछा, इसने सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा? सिर्फ और सिर्फ पूछा कि न्यू EBIT बता दो। तो ठीक है, तो हम जहाँ जो क्वेश्चन में पूछा है उसी तरीके से आंसर देंगे, ठीक है। तो आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? 3। 2 होमवर्क में करेंगे आप, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा सर, बाई और टू का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तब तक वीडियो को स्टॉप रखेंगे जब तक आप बाई और टू का कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं कर लेते, ठीक है। लिखवाया हुआ है मैंने, आपने लिखा होगा, राइट। और नहीं भी लिखा है तो मैंने नोट्स तो ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिए थे, इन्फॉर्म भी कर दिया था, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 3, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 3 को अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लीवरेज का एक ही आधार, वो है इनकम स्टेटमेंट। अगर इनकम स्टेटमेंट आपको आता है तो लीवरेज के सारे ही क्वेश्चन आप बड़े आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। अगर वो नहीं आता है तो लीवरेज के क्वेश्चन हम आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आप कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बिना इनकम स्टेटमेंट आप जो है क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं सकते। ये मेन आपका बेस रहता है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ लीवरेज का नहीं, हर एक चैप्टर आप देखेंगे कि हर एक चैप्टर में इसका बेस रहता ही रहता है, राइट। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही आपको ये बताया हुआ है कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो आपके दिमाग में एकदम से बैठा हुआ होना चाहिए, राइट। आइए इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इनकम स्टेटमेंट को वर्किंग नोट में बनाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है सर? ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, ओके। क्वेश्चन नंबर ए है, क्या कहा है? ए, ठीक है, ए कहा है। यहाँ पे ए लिखा है तो ए लिखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से 1 लिखा होता तो 1 लिखेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ये आप इस आपको लगता है इससे क्या फ़र्क पड़ना है, लेकिन ये फ़र्क पड़ सकता है। एग्जाम में जो चीज़ गिवन है वही चीज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करिए। ए है तो ए लिखिए, 1 है तो 1 लिखिए, ठीक है। इन चीज़ों में कोई चेंजेस ना करें। कई कबार देखिए, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना है, लेकिन कई कबार क्या होता है कि इसकी वजह से कोई चांसेस हमें लेना ही क्यों है, ठीक है। जो गिवन है वही लिखेंगे। ए, ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला अगर हमें आता है तो यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज का जैसे ही मैं फॉर्मूला बोलूँगा, आप कहेंगे कि ऑपरेटिंग लीवरेज के बेसिकली 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मेनली 2 ही फॉर्मूले होते हैं। तीसरा फॉर्मूला तो कभी कभार क्वेश्चन में MOS गिवन हो तो उससे हमें जो है ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना हो तो हम 1/MOS करके ऑपरेटिंग लीवरेज निकालते हैं। वो तीसरा फॉर्मूला जो है वो एकदम से क्या है कि अलग फॉर्मूला है, राइट। वो हमारा मेन बेस फॉर्मूला नहीं है ऑपरेटिंग लीवरेज का, वो तो आपको नॉलेजेबल फॉर्मूला रहता है आपके एक तरीके से, राइट। मैंने ये आपको बताया था। तो 2 फॉर्मूले कौन कौन से सर? एक अमाउंट वाला फॉर्मूला है और एक परसेंटेज वाला। अब क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे सारी चीज़ें अमाउंट में गिवन है, जैसे कि सेल है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, सारी चीज़ें अमाउंट में। इसका मतलब हमें यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला पुट करना है। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है सर? अमाउंट वाला फॉर्मूला जब याद करना हो तो मैं इनकम स्टेटमेंट अपने दिमाग में सोचूंगा और सीधे चलना है, ठीक है। तो पहले कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, उसके बाद EBIT आता है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT। ये ट्रिक हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT, ठीक है। EBIT आपके पास में ये लीजिए, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT।
अब यहाँ पे हमें कंट्रीब्यूशन पता हो, ईबीआईटी पता हो, तो ये आपका ऑपरेटिंग लीवरेज आपके सामने होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे बना लेते हैं वर्किंग नोट में। ठीक है, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, ठीक है, और वर्किंग नोट में आपका इनकम स्टेटमेंट बनेगा। ओके, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लीजिए। इनकम स्टेटमेंट को हमें पूरे का पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बार सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं पूछा है। सिर्फ ऑपरेटिंग लीवरेज होता तो ईबीआईटी तक ही प्रिपेयर करते। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज का जो दायरा है वो ईबीआईटी तक ही है, सेल से लेके ईबीआईटी तक। ईबीआईटी के बाद तो क्या चल जाता है, फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है। ऑपरेटिंग लीवरेज निकालिए, फाइनेंशियल लीवरेज निकालिए, तो यहाँ पे पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेस तैयार कर दीजिए, उसके बाद अमाउंट पुट करेंगे। मेरे साथ आप फटाफट से पुट करेंगे। ये लीजिए, मैंने आपका इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दिया। आप भी यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को स्टॉप करके सबसे पहले इस तरीके का बेस आप प्रिपेयर कर लेंगे। हमें यहाँ पे पता चलेगा कि ऑपरेटिंग लीवरेज जो फाइनेंशियल है, तो मैंने पूरे का पूरा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो कहता है कि सेल आपको डायरेक्टली गिवन है 24 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं इन रुपीज़। सेल है आपका 24 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे 24 लाख रुपीज़। ठीक है, तो सबसे पहले सेल की अमाउंट डाल दी। कहता है वेरिएबल कॉस्ट 50% है, और ये 50% ऑलवेज किसका होता है सर, सेल का। ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ 50% दिया है मतलब कि इसका मतलब यही होता है कि सेल का। और वैसे भी ये सेल का ही होता है, तो अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो भी यही गिवन होगा कि 50% ऑफ सेल। ठीक है, नहीं गिवन है या फिर गिवन है, ऑलवेज वो 50% ऑफ सेल ही रहता है। तो 24 लाख इंटू 50%। ठीक है, तो यहाँ पे 12 लाख आपके पास में। ठीक है, 12 लाख को हम माइनस करेंगे तो आपके पास में आंसर निकल के आएगा कितना, 12 लाख। तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास में आ गया 12 लाख रुपीज़। ठीक है, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। फिक्स कॉस्ट भी क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 10 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ हम माइनस किए, तो यहाँ पे आपके पास में ईबीआईटी मिल जाएगा 2 लाख। ठीक है, ईबीआईटी आपको मिल जाएगा 2 लाख रुपीज़। ठीक है, इंटरेस्ट है क्या, आंसर इज यस। डेप्थ आपके पास में है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी होगा। कहता है 10% वाली डेप्थ है, 10 लाख रुपए की डेप्थ अमाउंट है और 10% के हिसाब से इस पर इंटरेस्ट लगता है। तो बताइए कितना होगा सर, 1 लाख। 10 लाख इंटू 10% मतलब कि इंटरेस्ट कितना हुआ, 1 लाख। तो 1 लाख यहाँ पे माइनस करेंगे, 1 लाख। और कैसे आए वो भी कैलकुलेशन दिखाएंगे, 10% किसका किया, 10 लाख का। ठीक है, वो पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाएंगे आप। ओके, उसके बाद यहाँ पे ईबीटी मिल जाएगा 1 लाख, और इसमें से हम क्या चीज़ माइनस करते हैं, टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना है सर, 50% है, तो एट द रेट 50% टैक्स माइनस करना पड़ेगा। 50% मतलब कि इसका 50% 50,000। ठीक है, तो बचेगा कितना, 50,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बन गया, 50,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड्स, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स गिवन नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स गिवन नहीं है मतलब क्या हुआ सर, इस कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड डैश, और जो प्रेफरेंस डिविडेंड डैश है, तो सीधी सी बात है अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है वही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा 50,000। ठीक है, और आगे अगर नंबर ऑफ शेयर हम डिवाइड करते हैं तो हमें ईपीएस भी मिल जाता है, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ी तो कैलकुलेट करेंगे, वरना फिर अभी हमने इतनी कैलकुलेशन रखी। क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज कहता है कि ऑपरेटिंग लीवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी, दोनों इन्फॉर्मेशन हम मिल चुकी है। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 12 लाख। ईबीआईटी कितना है, 2 लाख। ठीक है, तो 12 लाख डिवाइड बाई 2 लाख करिए जल्दी से। 12 लाख आपके पास में कॉन्ट्रीब्यूशन, 2 लाख ईबीआईटी। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना आएगा, ये आपका आंसर कितना आएगा, आंसर इज 6। क्या ओनली 6 आएगा, आंसर इज नो 6 टाइम, मैंने कहा है। आईसीए मॉड्यूल में कई बार लिखते हैं टाइम्स वगैरह, कई बार नहीं लिखते। इस बार सॉल्यूशन में लिखा है क्या,
हाँ, इस बार भी लिखा है टाइम्स। कई बार वो नहीं लिखते हैं, तो हमें तो ऑलवेज लिखना ही है, ठीक है, ऑलवेज हमें टाइम्स लिखना ही है, 6 टाइम्स इस तरीके से आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ क्लियर करवा चुका हूँ, हम तो ऑलवेज लिखेंगे ही कि 6 टाइम्स इस तरीके से। ऐसे मॉड्यूल में कई क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है कि कई जगह पे नहीं लिखा होता है, राइट। तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक मान के हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट, लेकिन लिखना ज़रूरी है। इसके बाद बी पॉइंट क्या पूछा है सर? बी पॉइंट पूछा है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन सोल्व होगा, वरना फिर नहीं। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला सर, सबसे पहले तो कितने फॉर्मूले हैं सर? फाइनेंशियल लीवरेज के 2 फॉर्मूले हैं, एक अमाउंट का, एक परसेंटेज का। क्वेश्चन में हमने पहले ही देख लिया कि सारी चीज़ें अमाउंट में गिवन है, तो अमाउंट वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। अब अमाउंट वाला फॉर्मूला कहाँ है, कौन सा पुट करेंगे? तो याद आ रहा है सर, यहाँ पे याद आएगा कि ऑपरेटिंग लीवरेज जहाँ पे चीज़ों को ख़त्म करता है वहीं से फाइनेंशियल लीवरेज स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि EBIT यहाँ पे डिवाइड बाई है, यहाँ पे देखिए ये मैंने याद रखा है, तो आप भी ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ऐसा याद रखा है, देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज जहाँ पे ख़त्म होगा फाइनेंशियल लीवरेज वहीं से स्टार्ट होगा। मतलब कि ऑपरेटिंग लीवरेज EBIT पे ख़त्म होता है, फाइनेंशियल लीवरेज EBIT से स्टार्ट होगा, EBIT। ये याद रखने का तरीका होता है बस, ठीक है। और यहाँ पे EBIT डिवाइड बाई क्या करेंगे सर? EBT, राइट। यही फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। एक बार फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज के फॉर्मूले लिखवाएंगे, और यहाँ पे फाइनेंशियल, तो EBIT डिवाइड बाई EBT, राइट। और ये परसेंटेज का फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन में परसेंटेज की इन्फॉर्मेशन नहीं है, अमाउंट की इन्फॉर्मेशन है, तो अमाउंट वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। आइए, EBT, ठीक है। आप बताएंगे EBT। अब आप बताएंगे कि यहाँ पे अमाउंट कितना कितना है, ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं हम। EBIT डिवाइड बाई EBT, EBIT कितना है? 2 लाख, और EBT कितना है? 1 लाख। 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा कितना? 2, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। आंसर इज नॉट 2 टाइम्स, राइट। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा? सी, ठीक है। सी क्या पूछा है हमको? सी पूछा है कंबाइंड लीवरेज निकालिए, ठीक है। कंबाइंड लीवरेज निकालिए। तो कंबाइंड लीवरेज निकालना कोई बड़ी बात? आंसर इज नो। फॉर्मूला क्या रहता है सर? एक ही फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वैसे तो आईसी मॉड्यूल में बहुत से फॉर्मूले गिवन है, लेकिन हमें एक ही याद रखना है बस, ठीक है। सारे क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बताए और उसमें से सोल्व हो रहा है, राइट। एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं देखने को मिलेगा, राइट, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि रेशियो एनालिसिस का जोड़ दिया जाए, और रेशियो एनालिसिस हमने अभी नहीं करा है, रेशियो एनालिसिस इसके बाद होगा, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन को यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ऐड करे गए, तो वो मुझे आपको अलग से पढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन वो फॉर्मूले आपके जो है रेशियो एनालिसिस में कवर होंगे, वो चीज़ की हम गारंटी दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू करना है फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज, ओके। तो जल्दी से बताइए, ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आया था सर? 6 टाइम। फाइनेंशियल लीवरेज कितना आया था सर? 2 टाइम्स। तो 6 इंटू 2 मतलब कि 12, ये आपका आ गया कॉम्बाइंड लीवरेज, ठीक है। तो 6 टाइम्स इंटू 2 टाइम्स, ये आपका आ जाएगा 12 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया सर? कंबाइंड लीवरेज। लो जी, कंबाइंड लीवरेज आपके सामने ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन में, ये 6 टाइम आपका ऑपरेटिंग लीवरेज, आपका फाइनेंशियल लीवरेज 2 टाइम्स, और कंबाइन लीवरेज 12 टाइम्स, ठीक है। ये चीज़ खत्म। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो हमें यहाँ पे बेसिकली पढ़ना नहीं होता लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो मैं आपको फॉर्मूला बता के कैलकुलेशन बता देता हूँ। बाकी ये हमारे को रेशियो एनालिसिस में पढ़ना है, वो मैं चीज़ आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। रेशियो एनालिसिस, ओके। क्या पूछा है? कहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालिए। तो देखिए रेशियो एनालिसिस में आप मेरे साथ पढ़ेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला होता है, डी पॉइंट है, हाँ डी पॉइंट पूछा है। तो डी पॉइंट कहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन
इन्वेस्टमेंट निकालिए। अब मेरे साथ आप पढ़ेंगे, जब रेशियो एनालिसिस आप मेरे साथ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक इक्विटी पे, ठीक है, एक नॉर्मल जो बेस आपका रहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, इक्विटी पे फॉर्मूला, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलेज होते हैं। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि इन्वेस्टमेंट क्या इक्विटी वाला है या फिर नॉर्मल है, ठीक है। तो हम ऑलवेज ध्यान रखिए, याद रखिएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया कि सर इक्विटी है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो उसका फॉर्मूला का यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। जब मेरे साथ आप रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड टेंशन मत लेना, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ये डी पॉइंट, इसमें समझने की ज़रूरत नहीं, रेशियो एनालिसिस में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फॉर्मूला। वैसे भी फॉर्मूला याद ही रखने हैं, ठीक है, तो अभी याद कर लो कि वहाँ पे याद करोगे। बेसिकली रेशियो एनालिसिस में और कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला याद रखना है बेसिकली, ठीक है। तो रटना है, समझना है, वो आपके ऊपर है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, राइट। तो ईबीआईटी इसका फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और इनटू 100 करना होता है। ये परसेंटेज में आता है इसलिए 100 करते हैं, ठीक है। मेरे साथ आप पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे ईबीआईटी तो हमें क्वेश्चन में से फाइंड आउट कर लिया था, ईबीआईटी कितना है 2 लाख, तो वो वैल्यू हमारे पास में है 2 लाख, ठीक है, 2 लैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं बड़े ही अच्छे से आपको जो है रेशियो एनालिसिस में कराऊंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपके पास में रहता है यहाँ पे क्वेश्चन में, मैं आपको यहीं पे लिखवाता हूँ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, नोट्स में आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। ये वर्किंग नोट नंबर हमारी 1 थी, यहाँ पे लिख के मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपके पास में ये नोट्स में ही पड़ा रहे। सेकंड हमारे पास में वर्किंग नोट बनेगी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेप्थ, ठीक है, इक्विटी प्लस डेप्थ। और डिटेल में आप मेरे साथ जो है कहाँ पे पढ़ेंगे, रेशियो एनालिसिस में, कि डेप्थ हमारा लॉन्ग टर्म डेप्थ लिया जाता है, और इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस आपका रिजर्व एंड सरप्लस भी कवर होता है। इक्विटी जब हम बोलते हैं तो सिर्फ इक्विटी की शेयर कैपिटल नहीं होता, इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये चीज़ आप मेरे साथ कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको 3-4 बार रिपीट करवा चुका हूँ कि सिर्फ इक्विटी बोला है इसका मतलब ये नहीं कि इक्विटी शेयर कैपिटल, सिर्फ इक्विटी बोला है इसका मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, बिकॉज रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी शेयर कैपिटल का ही पार्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इक्विटी प्लस डेप्थ, तो क्वेश्चन में अगर देखें तो हमें इक्विटी यहाँ पे गिवन है 10 लाख रुपए की, डेप्थ हमें गिवन है 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख प्लस 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, 10 लैक्स प्लस 10 लैक्स, तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। इस पे हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन है रेशियो एनालिसिस में, तो और डिटेल में पढ़ेंगे आप मेरे साथ, ठीक है। तो ये चिंता ना करिएगा, अभी सिर्फ इसे समझ के छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 20 लैक्स, ठीक है, 20 लैक्स। तो ये लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मिल चुका है। तो सिंपली कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका 2 लाख डिवाइड बाई 20 लैक्स इंटू 100, ठीक है। और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कितना, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 20 परसेंटेज, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 10%, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लियरिफाई कर दूँ आईसीए मॉड्यूल के सॉल्यूशन के हिसाब से। देखिए, जब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालिए, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के काफ़ी सारे फॉर्मूलेज होते हैं। इक्विटी का फॉर्मूला, नॉर्मल जो बेसिक फॉर्मूला होता है, हमने बेसिक फॉर्मूला यूज़ करा है, राइट। मेरे साथ आप पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस में। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है तो आप तो कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे, इक्विटी का फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे। तो आईसीएम मॉड्यूल ने देखिए यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को एज अ इक्विटी के हिसाब से सोल्व किया है।
तो ये भी वैलिड है, जो मैंने आपको करवाया वो भी वैलिड है। मैंने जो आपको करवाया वो बेस फॉर्मूला है, राइट। सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछा जाता है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक ही फॉर्मूला होता है, वो है ये आपका जो मैंने आपको करवाया, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक ही फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको यहाँ पे करवाया। लेकिन जब मैं बात करूँ इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे, हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है वहाँ पे हम देखें, यहाँ पे इनकम अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो इसका मतलब ये कहता है, इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी का। तो जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ कहा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालिए, तो कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, उससे हिसाब से 10% आंसर आएगा। और इक्विटी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से कितना परसेंट आएगा, 5%। लेकिन दोनों ही आंसर राइट माने जाएंगे, दोनों ही आंसर राइट माने जाएंगे, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं कि इक्विटी पे निकालो। हाँ, अगर यहाँ पे ब्रैकेट में बता दे कि रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से फॉर्मूला के हिसाब से सोल्व करिए, तो कंपलसरी आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर। इसके बाद अब मेन चीज़ पूछ रहा है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 करवा चुका हूँ, तो आप मेरे से पहले करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। पॉइंट नंबर ई अब यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। पॉइंट नंबर ई कहता है आपके पास कि अगर सेल जो है वो 6 लाख से इंक्रीज हो जाए, बाय और टू का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो अब आपको मुझे यहाँ पे बार बार बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय और टू का मैं एग्जांपल लेके कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करवा चुका हूँ, तो अब हर बार तो रिवाइज करवाना, ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे 6 लाख रुपीज़ से सेल इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, बाय। बाय का मतलब 6 लाख ऐड कर देंगे जो ओल्ड सेल है उसमें, राइट। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे न्यू हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेल बदल रहा है, तो सेल बदलेगा तो सारी चीज़ें बदल जाएगी, ठीक है। तो न्यू इनकम स्टेटमेंट, न्यू इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। न्यू इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे बनेगा। बताइए ओल्ड इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से सेल कितना था रही, यहाँ पे देखिए ओल्ड इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से 24 लाख सेल था, ठीक है। ये मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ, यही सारी चीज़ें हमें लिखनी है। ये दीजिए, मैंने आपका यहाँ पे स्टेटमेंट बना दिया है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, ईबीआईटी मिल जाएगा, और ईबीआईटी तो पूछा है, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि वो फिक्स रहेगा। वो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, राइट, वो इलस्ट्रेशन 1 के वक्त, तो वो तो हमारा फिक्स ही रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट कितना था, 10 लाख, वो ऑलवेज, ठीक है, सदा के लिए 10 लाख ही रहेगा, 10 लाख आपके पास में, ओके। तो फिक्स कॉस्ट तो 10 लाख ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलिए, तो फिक्स कॉस्ट तो 10 लाख लिख दिया। सेल कितनी हो गई, तो कहता है पहले 24 लाख थी, लेकिन 6 लाख से इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ सेल लिखा है, सेल प्राइस नहीं। और सिर्फ और सिर्फ सेल लिखा होता है तो हमने क्या कॉन्सेप्ट लिखवाया है, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट लिखवाया था यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ सेल लिखा है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट और आपके पास में क्या चीज़, सेल, ठीक है। तो सेल और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही इंक्रीज होते हैं या फिर डिक्रीज। क्वेश्चन में इंक्रीज बोला है तो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज बोला है तो डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे इंक्रीज का क्वेश्चन है, तो दोनों ही बदलते हैं। सिर्फ और सिर्फ सेल का मतलब होता है दोनों ही बदलेंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल 24 लाख थी, वो 6 लाख से इंक्रीज हो गए, मतलब कि कितना हो गया सर, कितना हो गया, 30 लाख। तो यहाँ पे 30 लाख लिख देंगे सबसे पहले, ठीक है। आपके पास में 30 लाख, ओके, ये तो हो गया 30 लाख। अब इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, पहले कितनी हुआ करती थी वेरिएबल कॉस्ट, 12 लाख, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ वर्ड क्या यूज़ करा है सर,
सेल वर्ड यूज़ करा है, मतलब कि सेल प्राइस नहीं है, सेल है। तो सेल है मतलब कि सर वेरिएबल कॉस्ट भी उतने अमाउंट से इंक्रीज़ होगी। लेकिन ध्यान रहे सर, इस बार इसने परसेंटेज नहीं अमाउंट दिया है, ठीक है। और अमाउंट किसका सर? सेल का। तो यहाँ पे आपको इसकी वेरिएबल कॉस्ट इसमें कितनी है वो निकालनी पड़ेगी। इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है वो निकालनी पड़ेगी। सर क्वेश्चन ने कहा है कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है सर? ऑलवेज आपका 50% रहेगा सेल का। तो 6 लाख इंटू 50% करूँ, 6 लाख इंटू 50% करें तो वो कितना आएगा सर? 3 लाख। 3 लाख इसमें वेरिएबल कॉस्ट मिला हुआ है, ठीक है। इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 3 लाख, ठीक है। अब 3 लाख भी बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चलनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो 6 लाख इसने कहा सेल इंक्रीज़ हो रही है, तो 6 लाख मैंने ऐड कर दिया और 30 लाख आंसर आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था सर? ये आपको कौन से पढ़ाया था? सिर्फ सेल लिखा है तो हमें क्या करना पड़ता है? वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगा और सेल भी इंक्रीज़ होगा। सेल को तो मैंने इंक्रीज़ कर दिया 30 लाख, लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये है कि वेरिएबल कॉस्ट को भी इंक्रीज़ करना है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में गिवन नहीं है। अगर परसेंटेज में होता तो मैं क्या करता? ओल्ड कितना है वेरिएबल कॉस्ट? 12 लाख, 12 लाख प्लस वो परसेंटेज कर देता। लेकिन यहाँ पे 6 लाख सेल का अमाउंट गिवन है, तो मुझे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट निकालना पड़ेगा। जो अमाउंट आएगा वो मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट ऐड करना है। 6 लाख यहाँ पे ऐड मत करना, क्योंकि 6 लाख जो है वो सेल का अमाउंट है। यहाँ पे इसमें वेरिएबल कॉस्ट का कितना अमाउंट है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 लाख, तो यहाँ पे 3 लाख ऐड कर देंगे, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज़ करा है सिर्फ और सिर्फ सेल। तो 3 लाख ऐड करके कितना आ जाएगा? 15 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा एक और तरीका होता है, क्वेश्चन ने कहा है कि ऑलवेज आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा सर? ऑलवेज आपका 50% ऑफ सेल रहेगा। तो अगर सेल को हमने इंक्रीज कर दिया है तो इसका 50% करोगे तो भी 15 लाख ही आएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। 15 लाख आपके पास में। तो अगर समझ नहीं आया तो एक और बार वीडियो को रिप्ले कर लीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन 15 लाख, जिसमें से 10 लाख हम माइनस करेंगे तो आपके पास में ईबीआईटी आ जाएगा 5 लाख। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? इम्पैक्ट पूछा था कि सिर्फ और सिर्फ न्यू ईबीआईटी पूछा था? तो क्वेश्चन ने कहा है कि व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी। तो यहाँ पे पॉइंट करके लिख देंगे न्यू ईबीआईटी विल बी 5 लाख रुपीज़। न्यू ईबीआईटी विल बी कितना? रुपीज़ 5 लाख, ठीक है। ये सारी चीज़ें रुपीज़ में है, ओके। लीजिए, तो यहाँ पे इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देख लीजिए ICA का न्यू ईबीआईटी कितना रहेगा सर? 5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये हमने करवा दिया, ठीक है। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये आपका 5 लाख रुपीज़ आपका न्यू ईबीआईटी आ जाता है, ठीक है। तो ये चारों आपके पाँचों क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 4। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखवाना है, जिसके लिए हमने यहाँ पे जगह भी छोड़ी। अगर आपने जगह नहीं छोड़ी कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप जो है क्वेश्चन के साथ भी वो इंपॉर्टेंट नोट्स जोड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इससे रिलेटेड एक पॉइंट में लिखाऊंगा, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने तो जगह छोड़ रखी है, आपने नहीं छोड़ रखी, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी लिख लीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 4, सबसे पहले तो कहता है कोई कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। और कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है 50 लाख रुपए का, 10 रुपये का एक शेयर है। तो 50 लाख डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आपको नंबर ऑफ इक्विटी भी अगर चाहिए तो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कहता है कि बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स का मतलब तो डेप्थ होता है, राइट। इस पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ये बॉन्ड्स डिबेंचर वगैरह पे इंटरेस्ट पे कहा जाता है। तो अगर इंटरेस्ट हमें निकालना है तो वो भी मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे कहता है बॉन्ड्स जो है 1000 रुपये वाले 12% वाले बॉन्ड्स है, 1000 रुपये ईच के हिसाब से 37 लाख रुपीज़ का यहाँ पे बॉन्ड्स है। अगर मुझे इस पर इंटरेस्ट निकालना है, जबकि इंटरेस्ट की ज़रूरत हमें पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। इंटरेस्ट की ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी ही, ठीक है। तो इंटरेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आ पाए। तो इंटरेस्ट अगर हम देखें तो 12% करना है और कुछ नहीं। बॉन्ड्स का अमाउंट कितना है? 37 लाख, उसका 12% करिए। 37 लाख उसका 12%, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4,44,000। तो ये क्या आ गया सर? इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स अमाउंट आ गया, ठीक है। इसके बाद सेल आपको दे रखा है, तो इनकम स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पे दे ही रखा है, आपके सामने है।
फिक्स कॉस्ट आपको दे रखा है जिसमें इंटरेस्ट मिला हुआ नहीं है, मतलब कि प्योर फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट मिला हुआ होता तो हमें माइनस करना पड़ता, लेकिन ये बढ़िया बात ये है कि इंटरेस्ट इसमें मिला हुआ नहीं है। कहता है कि 6 लाख आपके पास में 96,000 है, क्योंकि इंटरेस्ट हमें अलग से इनकम स्टेटमेंट में माइनस करना होता है। अगर इसने क्या कहा सर, फिक्स कॉस्ट है जिसमें इंटरेस्ट मिला हुआ नहीं है, ठीक है, तो इंटरेस्ट तो हमें यहाँ पे माइनस करना होता है, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे माइनस करना होता है। तो इसने बढ़िया काम किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, क्योंकि ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ही होना चाहिए, बिकॉज इंटरेस्ट हमें बाद में माइनस करना है, राइट, बाद में माइनस करना है। तो यहाँ पे हमें प्योर फिक्स कॉस्ट ही चाहिए थी, जिसने प्योर फिक्स कॉस्ट ही गिवन है। तो इससे रिलेटेड बहुत बढ़िया काम किया है क्वेश्चन ने कि डायरेक्टली हमें गिवन है। अगर इंक्लूडिंग लिखता तो हमें इसमें से इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करना पड़ता, उसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करते, लेकिन इसने डायरेक्टली गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज आपको गिवन है, पीवी रेशियो गिवन है। पीवी रेशियो का ज़रूरत क्या पड़ा होगा वो पता नहीं, लेकिन पीवी रेशियो गिवन है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और पीवी रेशियो जब आता है तो अब मुझे यहाँ पे मेनली एक ही फॉर्मूला याद आता है, पीवी रेशियो का जो एमपीएस ईपीएस वाला फॉर्मूला है वो एक याद आता है। और जब आप कॉस्ट अकाउंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, अगर याद हो तो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल करने से हमें पीवी रेशियो ही मिलता है। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है सर, पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज का अमाउंट। यह मैं अभी आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाइए। और आपको कहता है कि आपके पास में इनकम टैक्स है 40%, ठीक है। इनकम टैक्स जो है वो 40% है। कहता है निकालिए ऑपरेटिंग लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज तो पूछेगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन नहीं दे रखा है फाइनेंशियल लीवरेज। कंबाइन लीवरेज पूछा है और आपके पास में ईपीएस पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में कहता है कि कैलकुलेट करिए अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। अगर पॉइंट में कोई आंसर आता है तो 2 डेसिमल तक उसे चलाते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन ने खुद से कह रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में कोई पॉइंट में आंसर आ रहा है तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल आपको चलाना है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक आप लिखिए, ठीक है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज 2 डेसिमल तक लिखा है, पॉइंट के बाद 2 आपको डेसिमल तक चलाना है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन स्टार्ट करें। इलस्ट्रेशन नंबर 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना है, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो आपके नॉलेज के हिसाब से मैं चलाऊँगा, इसके बाद धीरे से आपको जो है वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूंगा। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 हेडिंग देंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखिए अगर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले पूछा है 1 ऑपरेटिंग लीवरेज निकालिए, ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा निकालना है। अब ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं मेनली, तीसरा फॉर्मूला तो वैसे ही अगर एमओएस वगैरह क्वेश्चन में है तो वो यूज़ करना पड़ता है, वो एक एक्सेप्शनल फॉर्मूला है, राइट। जब भी एमओएस वगैरह क्वेश्चन में मिक्स वगैरह गिवन होता है तो हम वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली तो दो ही फॉर्मूला है, एक परसेंटेज का, एक अमाउंट का। अगर क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूँ तो सारी चीज़ें मुझे रुपीज़ में दिखाई दे रही है, मतलब कि सारी चीज़ें अमाउंट में गिवन है, ठीक है। परसेंटेज में कोई चीज़ नहीं गिवन है, परसेंटेज में नहीं है, इसका मतलब है कि मुझे अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और अमाउंट वाला फॉर्मूला के लिए मैं ट्रिक याद करूँगा कि सर इनकम स्टेटमेंट में सीधा चलना है, मतलब कि कंट्रीब्यूशन पहले आता है, ओके सर कंट्रीब्यूशन पहले आता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज ईबीआईटी पे ख़त्म होता है, उसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज का दायरा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में ना ही कंट्रीब्यूशन है और ना ही ईबीआईटी डायरेक्टली गिवन है, तो इसके लिए सीधी सी बात है, हमें यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, ठीक है। वर्किंग नोट हमारे को बनानी पड़ेगी, और वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे वो आपको पता ही होगा। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, और क्या बनाएंगे मेरे से पहले आप उसका हेडिंग दे देंगे, क्या चीज़ बनानी पड़ेगी, एक ही तो चीज़ है, क्या चीज़ सर, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए तो इनकम स्टेटमेंट का हेडिंग दे देंगे आप, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट का हेडिंग देने के बाद एक रॉ मटेरियल आप तैयार कर देंगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें फटाफट से तैयार करिए। और यहाँ पे ध्यान रहे सर, क्वेश्चन में फाइनेंशियल लीवरेज की भी इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको लास्ट तक घुमाएगा, ठीक है।
तो हम यहाँ पे पूरे का पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ईबीआईटी तक नहीं बनाना, क्योंकि क्वेश्चन में फाइनेंशियल लीवरेज की भी इन्फॉर्मेशन है, तो पूरे का पूरा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, राइट। तो आइए, ये लीजिए, मैंने आपके सामने एक रो फॉर्मेट तैयार कर दिया है। अब बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। आइए, जो भी वैल्यू पुट करेंगे पहले लिख देते हैं कि सारी की सारी चीज़ें अमाउंट रुपीज़ में होगी, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है आपको इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे चलिए आंसर पुट करना स्टार्ट करते हैं और हम पता लगाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास में है, ठीक है। चलिए, सेल क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है, आंसर इज 84 लाख रुपीज़ सेल आपको गिवन है, तो 84 लाख रुपीज़ सेल आपके पास में 84 लाख रुपीज़ गिवन है, तो 84 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 84 लाख। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में तो नो, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पीवी रेशियो गिवन है। सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला आप जो है कॉस्ट अकाउंट में मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर भी मुझे याद है और मुझे पता है कि आपको याद नहीं होगा, ठीक है। मुझे ये पता है कि आपको नहीं पता होगा कि फॉर्मूला क्या है। पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने से पहले मेरा यहाँ पे हम बताऊँ, उससे पहले आपका कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो फॉर्मूला ज़रूर बताएंगे, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है। वीडियो को स्टॉप करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। सबसे पहले मुझे आप बताएंगे कि आपको जो है अगर पीवी रेशियो का फॉर्मूला पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पहले बताएंगे, उसके बाद ही यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। नो चीटिंग, ठीक। चलिए, आपके सामने पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया गया है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100। ये पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है। बेसिकली डायरेक्ट बताऊँ, जो कि पीवी रेशियो का परसेंटेज होता है, अगर सेल इनटू पीवी रेशियो का परसेंटेज कर दो तो कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। पीवी रेशियो का मतलब और कुछ नहीं होता, पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज का पार्ट, ठीक है। देखिए, दो चीज़ें होती है, एक चीज़ ऑलवेज दिमाग में बिठा दीजिए कि एक होता है सेल, ठीक है, और इसके ही दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा पार्ट होता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन को अगर परसेंटेज में लिखा जाए तो उसे हम नाम दे देते हैं पीवी रेशियो, और कुछ नहीं है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज में लिखा जाए तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं सर, आपका पीवी रेशियो। ऑलवेज ध्यान रखिए, सेल के दो ही पार्ट होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। दोनों का टोटल जो है वो आपका सेल होगा, ठीक है। दोनों का टोटल सेल के इक्वल ही होगा, ऑलवेज ऑलवेज आपका दोनों का टोटल सेल के इक्वल ही होगा। और अगर चीज़ें परसेंटेज में है तो दोनों का टोटल ऑलवेज 100% ही होगा, वो भी आप मान लीजिए। अगर मैं कहूँ कंट्रीब्यूशन मतलब कि पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज में पीवी रेशो कहा जाता है, राइट। अगर मैं कहूँ कि पीवी रेशो 30% है तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि सेल तो 100% होता है, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, सेल ऑलवेज 100% होता है, 100% का ये पार्ट 30% है, राइट। पीवी रेशियो अगर 30% है तो दूसरा कितना होगा सर, मैंने कहा था दोनों का टोटल 100% होना चाहिए, तो रिमेनिंग पार्ट मतलब कि 70% क्या होगा सर, वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं कहूँ पीवी रेशियो 50% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा सर, 100 में से 50% माइनस करा, रिमेनिंग 50% वेरिएबल कॉस्ट होगा। अगर मैं कहूँ सर पीवी रेशियो 70% है तो 100% में से 70% पीवी रेशियो है, तो दूसरा क्या होगा सर, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 30%। अगर मैं कहूँ पीवी रेशियो 10% है तो रिमेनिंग यहाँ पे 90% क्या होगा सर, वेरिएबल कॉस्ट। ऑलवेज ध्यान रखिए, ये चीज़ आप जो है मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ के आते हैं, बेसिकली कॉस्ट अकाउंट में पढ़ के आते हैं, क्योंकि पूरे जो कॉस्ट अकाउंट में ये कहीं ना कहीं ये सारे कॉन्सेप्ट यूजफुल होते हैं, तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है, यहाँ पे छोड़ दिया जाता है कि आपके ऊपर कि आप पढ़ के आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको जो है रिवाइज करवा जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको लिखवा भी देता हूँ नोट्स में, ठीक है, ऐड कर देना, क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में रिवाइज करेंगे। और जिन स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं पता होती, बेसिकली पता होनी चाहिए लेकिन नहीं पता होती, तो उनका रिवाइज हो जाता है। अगर लिखा है तो कुछ भी, लिखा नहीं है तो एग्ज़ाम टाइम पे यही भूल जाएंगे कि याद करना क्या था, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके याद रखा हो तो बेहतर रहता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, या फिर चलिए यहीं इसी के बीच लिखवा देता हूँ। सबसे पहले तो इस पीवी रेशियो को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करिए, इससे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवा देता हूँ। पीवी रेशियो क्या क्वेश्चन में गिवन है, आंसर इज 27.55%। तो पीवी रेशियो तो गिवन है, ठीक है, 27.55%। सेल भी गिवन है, सेल 84 लाख रुपीज़ है, 84 लाख रुपीज़, लैक्स।
ठीक है। 100% आपका इंटू करना है क्योंकि परसेंटेज में आंसर होता है, तो यहाँ पे 100%। कंट्रीब्यूशन तो वैसे भी नहीं पता, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो अगर मिल जाता है तो क्या ही दिक्कत है। कंट्रीब्यूशन आपका यहाँ पे मिल जाएगा इससे। 84 लाख सामने चला जाएगा तो 84 लाख सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू 27.55%, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का आंसर मेरे सामने आ रहा है। कंट्रीब्यूशन मेरे सामने आ रहा है यहाँ पे, जो कि मेरे कैलकुलेटर में दिख रहा है। आपके कैलकुलेटर में क्या दिख रहा है कंफर्म करिएगा। मेरे कैलकुलेटर में 23,14,200 दिख रहा है। क्या आपके कैलकुलेटर में भी यही चीज़ दिख रही है? देख लीजिए, कंफर्म करिए। 23,14,200, राइट। अब देखिए, इंपॉर्टेंट नोट इसी के साथ लिखवा देता हूँ, जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन किया वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, बेसिक पॉइंट है। ठीक है, ये यहाँ का चैप्टर का पॉइंट नहीं है, ये बेसिक पॉइंट है जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता है। ठीक है, रेगुलर कई कई रेगुलर क्लासेस में भी ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि आप वैसे भी पढ़ के आ रहे तो बार बार क्या ही बताना। ठीक है, तो कई जगह रेगुलर क्लासेस में इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे बता दिया जाता है, राइट। चलिए, तो क्या पॉइंट मैंने बताया सर? ऑलवेज ध्यान रखिए कि सेल का मतलब होता है, सेल इज इक्वल टू ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस होता है आपका यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, उसमें आप कंट्रीब्यूशन को ऐड कर दे तो क्या आता है सर? कंट्रीब्यूशन को तो सेल मिल जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट यही लिखवाने वाला हूँ कि कंट्रीब्यूशन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज, इन परसेंटेज, कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज नॉन एज, मतलब कि कहा जाता है नॉन एज पीवी रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इसका फुल फॉर्म, अगर किसी को ना पता हो तो। ठीक है, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जिसे हम फुल फॉर्म कहते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ के आते हैं, ये चीज़ है वो। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ऑलवेज ध्यान रखिए कि सर अगर परसेंटेज में गिवन है वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन तो ऑलवेज वो सेल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज कीप इन माइंड that if variable cost and contribution is given in percentage, और अभी अभी बताया सर कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज में देते हैं तो नाम क्या लिखा जाता है? पीवी रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन को पीवी रेशियो कहा जाता है, ये चीज़ ऑलवेज ध्यान रखिए। तो अगर परसेंटेज में गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट का है या फिर पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन का है, ये दो चीज़ अगर परसेंटेज में गिवन है तो वो परसेंटेज ऑलवेज ऑन कहता है, ऑलवेज ऑन सेल पे ही होता है, मतलब कि सेल इनटू वो परसेंटेज करना होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑलवेज ऑन, ऑलवेज ऑन सेल अमाउंट। ठीक है, सेल पे ही होता है। हाँ, क्वेश्चन में अगर कुछ और कह दे तो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं गिवन है, इसका मतलब ये इम्प्लाइड यही रहता है कि सर वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज का पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कुछ भी क्वेश्चन में गिवन है दोनों में से, तो वो किसका पार्ट होता है सर? सेल का ही करना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो कंट्रीब्यूशन का रेशियो गिवन है, कंट्रीब्यूशन का रेशियो मतलब कि पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कितना गिवन है? 27.5%, वो ऑलवेज सेल पे होता है। अगर उससे इंटू कर दिया जाए तो वो अमाउंट मिल जाएगा आपको, पीवी रेशियो का अमाउंट मतलब कि कंट्रीब्यूशन। तो अगर 84 लाख इंटू आप 27.55% करेंगे तो क्या मिल जाएगा सर? कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, अमाउंट में मिल जाएगा।
ठीक है। जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में क्या था सर, वेरिएबल कॉस्ट 50% था, ठीक है। तो परसेंटेज में होता है ऑलवेज सेल पे ही होता है, तो इनटू सेल करेंगे तो अमाउंट का पार्ट मिल जाएगा। ये परसेंटेज में है, अमाउंट का पार्ट निकालना है तो सेल इंटू कर देना, तो यहाँ पे अमाउंट में मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप जो है कहाँ पे पढ़ के आते हैं सर, हर बार रिपीट करेंगे कॉस्ट अकाउंट में पढ़ के आते हैं, राइट। ये चीज़ आपके पास में है, तो यहाँ पे मैंने आपको जो है पॉइंट लिखवा दिया, लेकिन ये बेसिक पॉइंट है, ये भूलना नहीं। बाकी आप स्टूडेंट यहाँ पे कहेंगे कि सर ने ये फटाफट से बता दिया है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट था, लेकिन फिर भी फटाफट से बता दिया, इसलिए क्योंकि ये चीज़ आप पढ़ के आते हैं, यहाँ पे बताने लायक कुछ भी नहीं होता। चलिए, तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो इससे हमें क्या मिल गया सर, कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट मिल गया। तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन की जगह वो पुट कर देता हूँ 23,14,200। तो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करूँ तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन मिल चुका है 23,14,200। अब अभी अभी मैंने बताया सर कि सेल का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। अब मुझे बताइए, सेल अगर 84 लाख है, कंट्रीब्यूशन 23,14,200 है, क्या तीसरा अमाउंट मिल जाएगा? आंसर इज यस। 84 लाख में से कितना आया था कंट्रीब्यूशन? 23,14,200। ये माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा सर? वेरिएबल कॉस्ट। तो मिल गया वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60,85,800, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में आ गई। लो, कितना सिंपल सी चीज़ थी यहाँ पे। बताइए, फिक्स कॉस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में? आंसर इज यस, डायरेक्टली गिवन है। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होता तो मुझे और कैलकुलेशन करनी पड़ती और इंटरेस्ट को हटाना पड़ता, लेकिन बेहतर बात यह है कि इंटरेस्ट ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, मतलब कि जो अमाउंट है वो प्योर फिक्स कॉस्ट है, और यहाँ पे प्योर फिक्स कॉस्ट ही लिखा जाता है। 6,96,000 है, 6,96,000 माइनस कर दीजिए, तो 23,14,200 माइनस 6,96,000, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा EBIT 16,18,200। इंटरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे रिलेटेड मुझे इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाना है, ठीक है। आइए, चलिए सर, नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेंगे सर? नॉर्मल स्टूडेंट ये करेंगे कि इन्फॉर्मेशन तो गिवन है, बॉन्ड्स हमारे पास में कितने हैं सर? 37 लाख रुपीज़ के 12% वाले, तो 12% किया तो कितना आंसर आ गया सर? इंटरेस्ट आ गया 4,44,000। इस अभी लिखना नहीं, ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ समझिए। अभी यहाँ से लिखना मत, यहाँ तक लिखा है तो ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मत लिखना। 4,44,000 ये आपके पास में आ गया सर। बिल्कुल सर, अभी तक तो हम इसी तरीके से समझे, और ये माइनस करके हम यहाँ पे EBT निकाल देंगे, राइट। ओके सर, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना। कहाँ गया हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट की खाली जगह? ये रहा। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना कि लिखे मेरे साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसके बाद वापस से क्वेश्चन पे जाएंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे साथ लिखेंगे आप। देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा है कि ऑलवेज रिमेंबर, आपके पास में ऑलवेज रिमेंबर डेट व्हेन क्वेश्चन गिव्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, अमाउंट नहीं इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए यहाँ पे, बेस बहुत बढ़िया वर्ड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, ठीक है, कि आपके पास में क्वेश्चन गिव द इन्फॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, कि जब भी क्वेश्चन जो है वो इंटरेस्ट की अमाउंट या फिर उससे रिलेटेड कोई अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे आप इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल पा रहे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने किया, कि इस क्वेश्चन में हमें जो है यहाँ पे ये कहाँ गया क्वेश्चन हमारा? इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारे पास में बॉन्ड्स गिवन है, जिससे हम बहुत बड़ी आसानी से इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल पा रहे हैं कि 37 लाख इंटू 12% किया, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऑलवेज कीप इन माइंड, कहता है कि ऑलवेज ध्यान रखिए कि जब भी हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं तो इंटरेस्ट को तो हमें लिख लेना है साइड में, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में लिखा कि 4,44,400, ये लिख लिया है साइड में, ठीक है। हाँ, लेकिन ऑलवेज ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में दूसरा एक और चीज़ फाइंड आउट करना है कि क्या सर आप क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से EBIT और EBT निकाल पा रहे? अगर EBIT EBT निकाल पा रहे, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है, तो आपको ऑलवेज आपको इंटरेस्ट की अमाउंट को क्रॉस चेक करना है, राइट। अब यहाँ पे ऐसा मतलब समझ नहीं आया था, थोड़ा बहुत समझ आया, मतलब कि कहना क्या चाहते हो वो एकदम से समझ नहीं आ रहा है, ठीक है।
ऐसा लग रहा है कि सर जो आप कह रहे हैं, ठीक है, वो थियरिकली सही है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है, फिल्म का डायलॉग याद रहा है, तो ओके, इसे प्रैक्टिकली संभव करते हैं, राइट। अब प्रैक्टिकली इसे पॉसिबल करने के लिए अगर मैं देखूँ तो सर इंटरेस्ट का सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन से फाइंड आउट करें, इंटरेस्ट का अमाउंट कभी मत लिखना डायरेक्टली, इंटरेस्ट का अमाउंट कभी मत लिखना। क्या कहा मैंने सर? इंटरेस्ट का अमाउंट कभी नहीं लिखना है। क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो कि सर क्या ईबीआईटी और ईबीटी निकाल पा रहे हो। अगर ये दो चीज़ निकालोगे तो उसका डिफरेंस क्या होगा सर? इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का क्रॉस चेक करेंगे, ये क्या यही अमाउंट आ रहा है या फिर दूसरा कोई और अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से मैं ईबीआईटी तो ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। अब मुझे क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से ईबीटी अगर मिल जाता है तो मैं इंटरेस्ट को क्रॉस चेक करूंगा। सर अगर ईबीआईटी ईबीटी की क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो फिर जो आपका ये इंटरेस्ट है वही इंटरेस्ट आपका राइट माना जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट की अमाउंट तो दे ही रहा है, ठीक है, ये अमाउंट ही गिवन है, डायरेक्ट डायरेक्ट आप 37 लाख इंटू 12% करेंगे, इंटरेस्ट की अमाउंट गिवन है। लेकिन कभी भी आप डायरेक्टली उसे पुट नहीं करेंगे इनकम स्टेटमेंट में। सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या ईबीआईटी और ईबीटी ये दो चीज़ निकाल पा रहे हैं, तो उसका जो डिफरेंस है उससे इंटरेस्ट निकाल के क्रॉस चेक जरूर करिएगा, ठीक है। जो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, देखता हूँ कि क्या क्वेश्चन में ईबीआईटी तो गिवन ही है, ठीक है, इनडायरेक्टली ईबीआईटी तो हमने निकाल ही लिया है। ईबीटी गिवन है क्या? तो सर ईबीटी कहाँ पे आता है सर? ईबीटी का मतलब होता है, अगर मैं इनकम स्टेटमेंट में देखूँ सर, तो ईबीटी तो यहाँ पे आता है। और कवरेज क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो सेल से लेके ईबीआईटी तक ऑपरेटिंग लीवरेज कवरेज करता है। और उसके बाद तो सारा का सारा जो कवरेज है वो किसका है सर? फाइनेंशियल लीवरेज का। तो कहीं ना कहीं ईबीआईटी के लिए मुझे फाइनेंशियल लीवरेज के पास जाना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन में ईबीआईटी या फिर फाइनेंशियल लीवरेज से रिलेटेड कोई और चीज़ें गिवन है? आंसर इज सर यस, फाइनेंशियल लीवरेज का यहाँ पे अमाउंट ही गिवन है, मतलब कि रेशियो गिवन है, ठीक है। तो फाइनेंशियल लीवरेज आपको डायरेक्टली गिवन है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ईबीटी आप खुद निकाल पाए, इसके लिए आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर ईबीटी आप खुद निकाल पा रहे हैं तो ऑलवेज इंटरेस्ट को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो आइए, वर्किंग नोट नंबर यहाँ पे कौन सा था? ये सर वर्किंग नोट नंबर 1 था। ये सर वर्किंग नोट नंबर 2 था, पीवी रेशो। और हम चले वर्किंग नोट नंबर 3 पे, ठीक है। इसका हेडिंग रहेगा हमारे पास में फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज से ही कुछ ना कुछ निकाल पाएंगे, तो यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला पुट करने की कोशिश करता हूँ। फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू, आपके पास में क्या फॉर्मूला होता है सर? ईबीआईटी, जहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज खत्म होता है वहीं से फाइनेंशियल लीवरेज स्टार्ट होता है, इसलिए ईबीआईटी से स्टार्ट होगा। ऑपरेटिंग लीवरेज ईबीआईटी पे खत्म होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। और फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी से स्टार्ट होता है ईबीटी तक, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से तो पूरा ही कवर करता है, लेकिन अमाउंट के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ईबीटी तक जाता है। तो ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। अब क्वेश्चन में ईबीटी हमें निकालना है, ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए। तो ईबीटी तो हम यहाँ पे ऐसे के ऐसे ही पुट करेंगे, क्योंकि उसका अमाउंट हमें क्रॉस चेक करना है, ताकि हम इससे इंटरेस्ट का अमाउंट क्रॉस चेक कर पाए। तो ईबीटी तो हमें निकालना है, बाकी की दो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या वो देखो क्वेश्चन में। तो फाइनेंशियल लीवरेज तो गिवन है 1.49, ओके। और ईबीआईटी गिवन है क्या? ईबीआईटी ईबीआईटी तो अभी अभी हमने निकाला था, कितना था? 16,18,200, तो ये भी हमें पता है, तो ईबीटी निकल जाएगा बड़े आराम से, ठीक है, बड़े आराम से निकल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16,18,200 ये डिवाइड बाई चला जाएगा 1.49। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ईबीटी इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर टैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है कुछ 10,86,040। अगर आपको यहाँ पे ठीक से दिखाई दे रहा हो देख लीजिए, 10,86,040 आपका आंसर आ रहा है। पॉइंट उसके बाद है, अगर आप चाहे तो पॉइंट भी लिख सकते हैं, 2 पॉइंट लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 0.268 इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है। पॉइंट लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे पॉइंट ही ये इन लैक्स अमाउंट हम पूरे की पूरी ही लिख रहे हैं, इसलिए पॉइंट के बाद अगर ना लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका ईबीटी आ रहा है, तो हमें ईबीटी भी मिल चुका है। तो अगर मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, जो फॉर्मूले से इंफॉर्मेशन निकालते हैं वो ऑलवेज प्रीफरेबल मानी जाती है, मतलब कि वो करेक्ट ही अमाउंट है, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,86,000
40। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक से लिख देता हूँ। ओके, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा सर? बैलेंस। ईबीआईटी इतना है, ईबीटी इतना है, तो बैलेंस क्या होगा सर? इंटरेस्ट का अमाउंट। तो अगर मैं बैलेंस निकाल लूँ 16,18,200 माइनस 10,86,40। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है सर 5,32,160। ठीक है सर, इसका मतलब क्या हुआ? हमने यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट निकाला, वो तो कुछ 4,44,000 था, तो वो यहाँ पे लिखना चाहिए ना। ये बढ़ कैसे गया इंटरेस्ट का अमाउंट? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पे हम वर्किंग नोट का रेफरेंस देंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग नोट का रेफरेंस देंगे। वर्किंग नोट में कंपलसरी हम इस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, सॉरी वर्किंग नोट नंबर कौन सा पहुँचे हम? वर्किंग नोट नंबर अब 4 आएगा, तो वर्किंग नोट नंबर 4 का यहाँ पे रेफरेंस देंगे हम। और वर्किंग नोट नंबर 4 का यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे इस तरीके से ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 4 नंबर लिख रहे हैं, 4th। ठीक है, लिखेंगे कि सर एज पर करंट इंफॉर्मेशन, करंट फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है। देखिए यहाँ पे लिखा है करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन। इंटरेस्ट इज आपके पास में इंटरेस्ट कितना बन रहा था सर? 37 लाख इंटू 12%, मतलब कि इंटरेस्ट कितना बन रहा है सर? इंटरेस्ट बन रहा है 4,44,000। ठीक है, बट एज पर कैलकुलेशन जो हमने ऊपर करी, ठीक है, एज पर कैलकुलेशन ब्रैकेट में लिख देना अबो, हमने जो ऊपर कैलकुलेशन करी। ठीक है, अबो कैलकुलेशन, एज पर अबो कैलकुलेशन इंटरेस्ट शुड बी कितना होना चाहिए? इंटरेस्ट शुड बी कितना निकल के आया था? 5,32,160। इंटरेस्ट कितना होना चाहिए सर? 5 लाख रुपीज़, 5,32,160। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? एज पर हमारी करंट इन्फॉर्मेशन इतना इंटरेस्ट है। ठीक है, लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो कितना है सर? टोटल इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो 5,32,160 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो? इट मीन्स that there is some hidden interest। ठीक है, कुछ हिडन इंटरेस्ट है, ब्रैकेट में लिखेंगे मे बी प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसका कारण क्या है सर? ये जो रिमेनिंग आपका कितना यहाँ पे बचा 4,44,000 में से ये चीज़ हम हटा देते हैं, तो आपका जो है अमाउंट कितना आ रहा है सर? एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है सर? एक्स्ट्रा अमाउंट है इसका डिफरेंस कितना है? 88,160। तो 88,160 क्या है सर? 88,160 क्या है सर? 88,160 हिडन इंटरेस्ट है। हो सकता है वो प्रीवियस ईयर के कोई लिंक हो। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में करंट फाइनेंशियल की गिवन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर की नहीं गिवन है। इसका मतलब करंटली तो हमने ये जो बोरोइंग करा है बॉन्ड, ठीक है, उसका इंटरेस्ट हमें मिल रहा है,
लेकिन हो सकता है भाई प्रीवियस का भी कोई इंटरेस्ट बाकी हो जो आज कंपनी पे कर रही है, राइट। तो वही इस केस में हुआ है, वही इस केस में हुआ है कि कंपनी ने ये तो पे करा ही करा है, ये अमाउंट तो पे करा ही करा है, ये तो इंटरेस्ट करंट ईयर का है तो वो तो पे करेंगे करेंगे, वो तो इंटरेस्ट बनता ही है। लेकिन कंपनी ने एक्स्ट्रा और भी अमाउंट पे करा है, जिससे कंपनी ने टोटल इंटरेस्ट इतना पे करा है जो कि हमने फॉर्मूले से निकाला। इसका मतलब हमें पता चल गया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई हिडन इंटरेस्ट देखने को मिला। कितना इंटरेस्ट? 88,160 का। ठीक है, तो ये नोट लिखेंगे और यहाँ पे फाइनली हम किसको आंसर लिखेंगे? 5,32,160, क्योंकि फॉर्मूले से निकली हुई इंफॉर्मेशन ऑलवेज सदा के लिए जो है वो क्या मानी जाती है? करेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या होगा सर? हिडन इंटरेस्ट होगा, जिससे रिलेटेड बिल्कुल ऐसे ही आपको जो है नोट्स लिखे आनी है एग्जाम में। एग्जाम में खूब पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट का अमाउंट की कैलकुलेशन कर पाए, इसलिए वो सबसे पहले ये चीज़ आपको गिवन होगी, ताकि स्टूडेंट इसे कैलकुलेट करे और तुरंत उसका जो आंसर है वो गलत हो जाए। और फिर छिपके से क्या करेगा? फाइनेंशियल लीवरेज की इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ देगा, जिससे आप EBIT भी निकाल पाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से, और EBT भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें निकाल पाएंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन को लास्ट में रखेगा ताकि स्टूडेंट उसे इग्नोर करे और ये 4,44,000 यहाँ पे लिख के अपना क्वेश्चन को, अपने सॉल्यूशन को गलत साबित कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखवा दिया आपको, और इंपॉर्टेंट नोट के बाजू में लिखेंगे कि इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, जब भी हमें इस इन नोट्स को समझने के लिए कोई क्वेश्चन की ज़रूरत पड़े तो वो है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, तो यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। हम फिर डायरेक्टली यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे सर? इलस्ट्रेशन नंबर 4 के यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट में, और वहाँ पे देखेंगे कि इलस्ट्रेशन नंबर 4 का सॉल्यूशन पार्ट और इलस्ट्रेशन 4 के नोट्स। ठीक है, तो हमें तुरंत यहाँ पे याद आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से चीज़ें थी जो हाईलाइटेड है। ठीक है, चलिए यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आइए क्वेश्चन क्या क्या पूछे थे हम उसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज पूछा था। बताइए इनकम स्टेटमेंट से कंट्रीब्यूशन और EBIT पता है? आंसर इज यस, 23,14,200, और ये आपको पता है, तो वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए, वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। चलिए आपके सामने इस तरीके के सॉल्यूशन आ रहा होगा, कुछ 1.43010 इस तरीके से आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने खुद कहा है कि पॉइंट के बाद आपको 2 डेसिमल तक ही चलाना है, तो मैं 2 डेसिमल तक ही चला रहा हूँ। क्वेश्चन ने खुद कहा है, तो 1.43 मैंने लिख दिया, बाकी के सारे डेसिमल को इग्नोर कर दिया है करके। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा? सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा है कि कंबाइन लीवरेज बता दिए। कंबाइन लीवरेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका कंबाइन लीवरेज, कंबाइन लीवरेज, तो कंबाइन लीवरेज बताइए क्या फॉर्मूला रहता है सर? ऑपरेटिंग लीवरेज, OPL, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आप नहीं लिखेंगे, ना अभी लिखेंगे ना एग्जाम में। ठीक है, कहीं पे भी शॉर्ट में लिखेंगे ही नहीं, ताकि हमारी ऐसी कोई आदत बने ही नहीं। ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है, FL। तो ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आया था? 1.43, और फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में क्वेश्चन में ही गिवन था 1.49, 1.49। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1.43 इंटू 1.49, तो 2.13। ठीक है, 2.13 आपका कंबाइन लीवरेज। आप चाहे तो डेसिमल के बाद के जो भी आंसर आ रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 तक तो लिखना ही लिखना है। क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही लिखे आओ वरना गलत हो जाएगा, नहीं। आप इसके बाद लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 मिनिमम थे, फिर मैक्सिमम आपके ऊपर है। आपके कैलकुलेटर में जितने नंबर्स दिख रहे हैं आप लिखिए। ठीक है, आपके ऊपर है जितना लिखना चाहे, राइट। इसके बाद क्या पूछा है सर? EPS पूछा है। EPS तो हमें कहाँ से मिलता है? सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट से ही मिलता है। तो EPS निकालना है तो इनकम स्टेटमेंट को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। आइए, टैक्स रेट तो क्वेश्चन में गिवन था, कितना है? 40% है टैक्स रेट। टैक्स रेट इज 40%। ठीक है, तो टैक्स रेट 40% है, तो यहाँ पे आगे चलाइए, चलिए जल्दी से। EBT कितना है? 10,86,40 है, और इसका जो है 40% करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4,34,416। ठीक है, ये चीज़ माइनस कर देंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा किस चीज़ का सर? EAT का, अर्निंग आफ्टर टैक्स का आ जाएगा 6,51,624। ठीक है, 6,51,624। अब प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में कहा है भाई, प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में कुछ
क्वेश्चन के बारे में नहीं है, क्वेश्चन में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर है नहीं। सर पुराने वगैरह हो तो ऐसा नहीं होता, जैसे कि आपने इंटरेस्ट में कहा कि करंटली इंटरेस्ट इतना है, कोई हिडन पुराना वगैरह होता है तो ऐसा प्रेफरेंस शेयर भी नहीं होता। आंसर इज़ नो। प्रेफरेंस शेयर्स में ऑलवेज ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है तो प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, वरना हम यही मान के चलेंगे कि प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं कंपनी के पास, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट के केस में ऑलवेज आपको क्रॉस चेक करना है। अगर आप ईबीआईटी ईबीटी ये दो चीज़ वगैरह निकाल पाते किसी भी तरीके से, राइट, फॉर्मूले से इनडायरेक्टली कहीं से भी ये चीज़ आप निकाल पाते हैं, तो ऑलवेज इंटरेस्ट को क्रॉस चेक करेंगे और देखेंगे कि हिडन इंटरेस्ट तो मिला हुआ नहीं है ना। अगर है तो जो भी आपका मेन इंटरेस्ट का अमाउंट निकल के आया ईबीआईटी ईबीटी ढूंढने से, जो भी आपका इंटरेस्ट का अमाउंट निकल के आया वही करेक्ट है, तो क्वेश्चन में जो गिवन है सर वो उसमें आप हिडन इंटरेस्ट मिला हुआ है इस तरीके की एक नोट लिख के आएंगे, ठीक है। लेकिन पीडी में प्रेफरेंस डिविडेंड में कभी भी आप कोई एजम्पशन नहीं लेंगे, ये ऑलवेज एक एजम्पशन रहती है कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा, ठीक है, वरना फिर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा उसको। अच्छा, इससे डायरेक्ट आपको मिल जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी या फिर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जिसे हम कह सकते हैं, ये आपका बन जाएगा 651 624, जिसे डिवाइड बाय करेंगे इक्विटी शेयर से तो हमें क्या मिल जाएगा ईपीएस, जो कि आपका क्वेश्चन का मेन पॉइंट पूछा गया, थर्ड पॉइंट। तो इक्विटी शेयर्स आपके पास में कितने रहेंगे, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही हम बता चुके हैं कि इक्विटी शेयर निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 50 लाख रुपीज़ की टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 रुपये का एक शेयर है, तो 50 लाख डिवाइड बाई 10 करेंगे 5 लाख रुपये, 5 लाख शेयर्स आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 लाख शेयर्स, तो जल्दी से डिवाइड बाय करके ईपीएस आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। ईपीएस इज इक्वल टू, ये आंसर आएगा 1.3032, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 2 डेसिमल तक चलेगा तो हम 2 डेसिमल तक चला रहे हैं, वरना आगे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन निकाल लिया है, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है कि थर्ड क्वेश्चन जो पूछा आपने ईपीएस, ठीक है, वो कितना रहेगा, ईपीएस इज इक्वल टू, ऐसा लिखना पड़ता है। और ईपीएस का फुल फॉर्म ही लिखिए, क्वेश्चन में क्या फुल फॉर्म गिवन है, आंसर इज यस, तो ऑलवेज फुल फॉर्म ही लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म कभी नहीं लिखेंगे। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू 1.30, और यहाँ पे रेफरेंस देंगे वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट जो भी है आपका, वर्किंग नोट 1 है तो 1 का रेफरेंस दे दो, 2 है तो कौन सी थी 1, 1 में ही हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया था, तो इस तरीके का रेफरेंस दे के आएंगे और यह आपका आंसर, ठीक है। क्या एग्ज़ाम में हाइलाइटर आप यूज़ कर सकते हैं, आंसर इज़ नो। एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो है आपकी ब्लैक पेन और पेंसिल, ठीक है। वो पेंसिल भी डार्क होनी चाहिए, वरना सिर्फ ब्लैक पेन ही यूज़ करिए। लाइंस ड्रॉ करने के लिए भी ब्लैक पेन यूज़ करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हाइलाइटर सिर्फ और सिर्फ हम अभी यूज़ करते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें रिवीजन के टाइम दिखाए, ठीक है, कि ये चीज़ें मेन पॉइंट थी। ओके, तो ये आपके पास में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मुझे कौन सा क्वेश्चन करवाना है, क्वेश्चन नंबर आपके पास में, हाँ, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 5 करवाना है, जहाँ पे मैं 2 फॉर्म की इन्फॉर्मेशन गिवन है, दोनों फॉर्म के लिए आपको ये चीज़ें निकालनी। मैं एक फॉर्म का आपको करवाऊँगा, दूसरा फॉर्म होमवर्क में रहेगा, ताकि आपको एक प्रैक्टिस करने का मौका मिले। तो एक फॉर्म का मैं करवाता हूँ, एक फॉर्म का आप खुद से करेंगे, सारी चीज़ें सेम ही है, बस आंकड़े को थोड़ा सा चेंज करा गया है। तो मैं इलस्ट्रेशन यहाँ पे 5 को स्टार्ट करता हूँ। फॉर्म ए की कैलकुलेशन मैं कराऊंगा, बाकी की कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर कहते हैं 5, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहता है कि आपके पास में चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड मुझे इंपॉर्टेंट नोट भी लिखवानी है, एक बार मैं चेक कर लूँ, इसके बाद मुझे कौन से क्वेश्चन करवाना है। इलस्ट्रेशन 5 करवाना है, इसके बाद आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 करवाना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखवाना है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 8 करवाना है। ओके, बाकी सारी चीज़ें सिंपल है, राइट। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाने हैं। ओके, तो यहाँ पे चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके हिसाब से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए, मैं हेडिंग दे देता हूँ फर्म ए के लिए, ठीक है। ए लिमिटेड के लिए कैलकुलेशन मैं करवा रहा हूँ, बाकी के आप खुद से करेंगे। बी लिमिटेड के लिए खुद से करेंगे, वो होमवर्क में रहेगा। तो यहाँ पे ए लिमिटेड,
ठीक है, चलिए। तो पूछा है कि ईबीआईटी निकालिए, सेल निकालिए, फिक्स कॉस्ट निकालिए, आइडेंटिफाई करिए कंपनी कौन सी बेटर है। ठीक है, ये चीज़ के लिए मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। कुछ चीज़ें याद रखनी होती है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पहली तीन इन्फॉर्मेशन ऑलवेज ध्यान रखिए। लीवरेज का क्वेश्चन होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज। लीवरेज का क्वेश्चन होता है, इनकम स्टेटमेंट के बिना काम तो चलेगा नहीं, तो इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट आप बना लीजिए और आपका काम ख़त्म हो जाएगा। पर्टिकुलर, जहाँ पे रॉ मटेरियल हम तैयार कर देंगे, ठीक है, सेल वगैरह। ए लिमिटेड की इंफॉर्मेशन लिखेंगे, और दूसरी होती है बी लिमिटेड, बट बी लिमिटेड होमवर्क में रहेगा। ठीक है, बी लिमिटेड होमवर्क में रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, रॉ मटेरियल तैयार करिए। फाइनेंशियल लीवरेज की भी इंफॉर्मेशन है, ऑपरेटिंग भी है, तो पूरे का पूरा फाइनेंशियल लीवरेज हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए, मैंने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट पूरे का पूरा प्रिपेयर कर दिया है। जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से मिल सकती है वो इन्फॉर्मेशन हम पुट कर देते हैं। कहता है वेरिएबल कॉस्ट 60% है। ठीक है, वो वेरिएबल कॉस्ट अगर परसेंटेज में गिवन है तो ऑलवेज वो सेल अमाउंट का होता है, लेकिन सेल क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है। सेल तो डायरेक्टली क्वेश्चन से पूछा है, मतलब कि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन होगी नहीं। लेकिन आगे क्या कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो बताइए इससे हम अपना पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। पीवी रेशियो मतलब कि कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज पार्ट, वो कितना होगा 40%। ऑलवेज मैंने कहा है सेल जो है वो 100% होता है। उसके ही दो पार्ट होते हैं, वेरिएबल और पीवी रेशियो, जिससे रिलेटेड मैंने अभी अभी नोट्स लिखवाया। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो 40% पीवी रेशियो होगा। यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 50 है, तो पीवी रेशियो कितना होगा बी लिमिटेड के लिए, 50% पीवी रेशियो होगा, 50-50, और यहाँ पे 60-40। टोटल मिला के 100 होना चाहिए, बस इतना याद रखिए। तो आपका यहाँ पे ए लिमिटेड के हिसाब से देखा जाए तो ये 60% है। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या होगा सर, कंट्रीब्यूशन का पार्ट 40%। लेकिन अगर सेल का अमाउंट नहीं पता तो ये परसेंटेज किस काम के, इसके लिए सेल निकालना पड़ेगा। सेल का अमाउंट का 60% करोगे वेरिएबल, और आपके 40% करोगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट गिवन है, ठीक है। इसके बाद ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है, फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है, और टैक्स रेट गिवन है। बस इतनी ही चीज़ें गिवन है। तो वर्किंग नोट में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वर्किंग नोट में ये वर्किंग नोट नंबर 1 था। ठीक है, वर्किंग नोट आपके पास में, ये वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 2 पे आइए। अब हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ पता नहीं है किस चीज़ से निकलेगा, तो यहाँ पे दो फॉर्मूले के हिसाब से आपको आंसर गिवन है। तो मैं एक के बाद एक दोनों फॉर्मूले को पुट करके देखता हूँ कि कहीं से कोई मिल जाए। हमें पता नहीं है कहाँ से कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखने हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पे गिवन है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है, सारी चीज़ें अमाउंट में गिवन है। ठीक है, क्यों सर, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट में गिवन है, इसका मतलब है कि सारी चीज़ें अमाउंट में ही है, राइट। तो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे। और वैसे भी आप देखिए ईबीआईटी सेल्स वगैरह गिवन है, तो सेल्स वगैरह तो अमाउंट में ही होता है, तो अमाउंट का ही फॉर्मूला आएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी, ईबीआईटी। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज तो हमें पता है, ये ए लिमिटेड के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 5 है। लेकिन ना ही मुझे कंट्रीब्यूशन पता है और ना ही ईबीआईटी पता है। ठीक है, तो इसके लिए तो यहाँ पे ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसके लिए मुझे जगह छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे मैं बढ़ूँगा पॉइंट नंबर 3 के लिए, जो कि फाइनेंशियल लीवरेज से रिलेटेड अगर फॉर्मूला पुट करूँ, अगर उससे कुछ मिल जाए तो फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। इससे रिलेटेड अगर कुछ पता हो तो यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल लीवरेज ही पता है सिर्फ और सिर्फ 3, और कोई चीज़ यहाँ पे भी नहीं पता, ना ही हमें ईबीआईटी पता है और ना ही ईबीटी पता है। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे पास में किसी काम के नहीं रहे, तो अब करें क्या। तो अगर एक काम ही कर सकते हैं कि ये चीज़ हमने लिख ली,
जिससे कुछ पता नहीं लगा। ये चीज़ हमने लिख ली, जिससे भी कुछ पता नहीं लगा खास, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी की इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करते हैं। सर वेरिएबल कॉस्ट तभी सोल्व हो पाएगा क्योंकि ये परसेंटेज में है, तो ये तभी सोल्व हो पाएगा जब सेल पता चलेगा, तो इससे भी कुछ पता नहीं चला, ठीक है। इसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन है इंटरेस्ट, जो कि अमाउंट गिवन है डायरेक्ट आपको, और दूसरी चीज़ है आपके टैक्स, ठीक है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं एनालिसिस करूँ जो कि अमाउंट में गिवन होता है, उस पर ज़्यादा हमारा फोकस रहता है, तो इसमें यहाँ पे पूरे फॉर्मेट में एक ही चीज़ अमाउंट में गिवन है, वो है इंटरेस्ट। तो जो चीज़ अमाउंट में गिवन है, अलग नज़र आ रहा है, उस पे मैं एनालिसिस ज़्यादा करूँगा। और इंटरेस्ट में अगर मैं एनालिसिस करूँ तो सर इंटरेस्ट जो है वो किसका पार्ट होता है, ऑपरेटिंग का या फिर फाइनेंशियल का। तो सर ईबीआईटी पे ऑपरेटिंग तो ख़त्म हो जाता है, ईबीआईटी के बाद वगैरह इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट मतलब कि वो फाइनेंशियल लिवरेज का पार्ट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट को हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूले में यूज़ हो इस तरीके से हमें कुछ करना पड़ेगा, जिससे इंटरेस्ट की हेल्प से हम कुछ ना कुछ यहाँ से निकाल पाए। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, जिनको फॉर्म ये आपका इनकम स्टेटमेंट पता होता है, वो चीज़ यहाँ पे एनालिसिस कर पाएंगे। कि अगर मैं कहूँ तो ईबीआईटी हमें कैसे मिलता है सर, ईबीआईटी मिलता है हमें सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करने से ईबीआईटी मिलता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करने से ईबीआईटी मिलता है। तो हमें ना ही कंट्रीब्यूशन पता है ना ही फिक्स कॉस्ट, तो ईबीआईटी को ईबीआईटी रहने देना चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कहूँ ईबीटी कैसे मिलता है, तो सर ईबीटी मिलता है ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करने से। और सबसे बढ़िया बात, इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 20,000, तो इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है, ये बढ़िया बात है, 20,000 इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में। तो हम कहीं ना कहीं ईबीटी को चेंज करके इस तरीके से लिखे तो चलेगा, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करें, ठीक है। क्या मैं ईबीआईटी को ईबीआईटी रहने दूं, और क्या मैं ईबीटी को ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख सकता हूँ? आंसर इज यस, ठीक है। ईबीटी को ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिखता हूँ। ऐसा लिखना क्यों है, क्योंकि जैसे ही मैं ये लिखूंगा, आपके सामने देखिए ईबीआईटी ईबीआईटी आ जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट पता है। अगर फॉर्मूले में कोई एक चीज़ आपको नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ, तो हम वो चीज़ निकाल पाते हैं, लेकिन दो चीज़ें नहीं पता है तो फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर पाते। इसलिए कोई एक चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला पुट करा, ठीक है। तो अब बड़े आराम से निकल पाएगा, 3 = ईबीआईटी नहीं पता, ठीक है, डिवाइड बाय करूँगा, ईबीआईटी नहीं पता, लेकिन इंटरेस्ट पता है। इंटरेस्ट कितना है सर? 20,000, क्वेश्चन में दिख रहा है 20,000। तो ईबीआईटी अब सिर्फ और सिर्फ निकालना है। क्या निकाल पाएंगे? अब बड़े आराम से ईबीआईटी निकल जाएगा और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यही चीज़ एक इंपॉर्टेंट थी। ये चीज़ आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि कभी ऐसा भी होगा कि डायरेक्टली हमें ये फॉर्मूला पुट करने से दोनों ही चीज़ें नहीं गिवन होगी, आप दोनों ही जगह देखेंगे, ऑपरेटिंग में और फाइनेंशियल में। लेकिन इनडायरेक्टली आपको फोकस करना पड़ेगा, जो चीज़ अमाउंट में गिवन है उस पर फोकस करना पड़ेगा। और फोकस ये करना पड़ेगा कि वो कौन से एरिया में आता है, क्या ऑपरेटिंग के एरिया में आता है या फिर फाइनेंशियल के एरिया में, ठीक है। और जैसे ही ये पता चल गया कि ये फाइनेंशियल के एरिया में आता है, तो मुझे उसकी हेल्प से फॉर्मूले में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, और उस बदलाव से हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 EBIT माइनस, और यहाँ पे 60,000 इज इक्वल टू, ये EBIT का EBIT रहेगा। EBIT सिर्फ लिखा है, मतलब कि ये 1 EBIT है। अब देखिए, EBIT इस तरफ जाएगा, 60,000 उस तरफ, मतलब कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 EBIT इज इक्वल टू 60,000, और EBIT का अमाउंट आपके पास में आ जाएगा डायरेक्टली। EBIT का अमाउंट कितना सर? 30,000। और क्वेश्चन आपका पूरे का पूरा जल्दी से सोल्व हो गया। बस ये एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बाकी सब कुछ सिंपल, ठीक है। EBIT जैसे ही मिल जाएगा, आप यहाँ से भी कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे सर? EBIT का तो अमाउंट मिल गया, 30,000 है, तो रिमेनिंग क्या है इसमें से? कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। आंसर इज यस, कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू आपके पास में 1,50,000,
ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए एक और चीज़ मैंने कवरेज कर दी कि देखिए एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। हम यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज का यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे और पता चलेगा कि सर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं और हमें जगह छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एग्जाम में भी ऐसा सिचुएशन आएगा, ऑलवेज ध्यान रखें, थोड़ी सी ज़्यादा जगह छोड़िए। देखिए यहाँ पे कुछ जगह बच जाती है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, राइट, लेकिन जगह कम पड़ेगी तो दिक्कत होगी। तो ऐसी जगह छूट जाती है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन जगह कम नहीं पड़नी चाहिए। तो अपने अंदाज से थोड़ी सी ज़्यादा जगह छोड़ के कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें गिवन है हमारे पास में, मिल जाती है, कंट्रीब्यूशन मिल गया, ईबीआईटी मिल गया। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1,50,000 और 30,000। तो कंट्रीब्यूशन है 1,50,000 और ईबीआईटी हमें मिल गया 30,000, ठीक है। 3 लाख लिख दिया, 30,000 आपके पास में। अब इंटरेस्ट का अमाउंट तो वैसे भी पता है 20,000, तो यहाँ पे ईबीटी मिल जाएगा 10,000 और 10,000 में से 30% माइनस करना है, मतलब कि 10,000 का 30% 3,000, क्या रहेगा, टैक्स। तो यहाँ पे ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा 3,000। प्रेफरेंस शेयर की कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो रहेगा। और ये 3,000 अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। इसी को ही डिवाइड बाय करें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो ईपीएस मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन ने पूछा है तो निकालेंगे, वरना ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे के ईबीआईटी का नीचे का तो सारा सोल्व कर दिया, ऊपर चलते हैं। कहता है 30,000 ईबीआईटी कॉन्ट्रीब्यूशन 1,50,000 है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा सर, फिक्स कॉस्ट निकाल लीजिए 1,20,000 और 1,50,000 यहाँ पे। अब ये इंपॉर्टेंट बात देखिए, 1,50,000 40% पार्ट है सेल का। हम यहाँ पे इसे मैं समझाऊँ तो यहाँ पे सेल मतलब कि 100% पार्ट, ये तो आप मानते हैं। इसका ही एक पार्ट है कंट्रीब्यूशन और इसका दूसरा पार्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इन दोनों का ही टोटल क्या बनता है, सेल। ये आप मेरे बात मानते हैं। अब क्वेश्चन ने कहा था सर कंट्रीब्यूशन और सेल कितना परसेंट है, तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट आपका, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60%, रिमेनिंग क्या होगा सर 40% कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। अब बात ध्यान से समझना, इसका अमाउंट हमें नहीं पता था, लेकिन अब कंट्रीब्यूशन का अमाउंट पता चल गया। कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। क्या इस चीज़ से हम बाकी की चीज़ें निकाल सकते हैं, आंसर इज यस। 1,50,000 जो है अमाउंट है, 40% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका है, ठीक है। 40% कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा जाता है, मतलब परसेंटेज में होता है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं सर, पीवी रेशो। मतलब कि 40% क्या है सर, पीवी रेशो। वर्ड को थोड़ा फाइनेंशियली यूज़ करना सीखिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन 40%, अब हम यहाँ पे बोलेंगे पीवी रेशो 40% है, प्रोफेशनल वर्ड, राइट। तो यहाँ पे पीवी रेशो 40% है, ठीक है। तो देखिए बात ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर 40% पार्ट 1,50,000 है तो 100% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 40% पार्ट फिर 1,50,000 है तो 100% कितना होगा, बस यही करना है, 100% अमाउंट मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि 100 इंटू 150, 1,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 40। तो यहाँ पर तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा कि सेल कितना होगा, सेल होगा 3,75,000। तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है, तुरंत आंसर आपके पास में होगा। और जैसे ही ये आंसर मिल जाएगा तो रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट भी मिल जाएगा इसका 60%, या फिर इसमें से ये चीज़ माइनस करने से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका 60% करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट 2,25,000। और ऑलवेज ये भी चेक कर लेना क्लोज कि ये दोनों का टोटल भी सेल से इक्वली होना चाहिए। तो 1,50,000 ऐड करूँ तो हाँ जी 375 आ रहा है, तो ये अमाउंट मिल गया, क्वेश्चन ख़त्म। तो देख लीजिए सेल कितना मिल गया, 3,75,000, वैल्यू पुट कर दीजिए 3,75,000। और वेरिएबल कॉस्ट कितना अभी अभी निकाला, 225,000। वेरिएबल कॉस्ट है 225,000, ये माइनस करने से 1,50,000 आ जाएगा। और ये इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर मतलब कि समझ लो सारे क्वेश्चन ख़त्म। आइए पहला क्वेश्चन क्या पूछा सर, जिस तरीके से आपको पूछा है उसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ए लिखा होता है तो ए लिखेंगे, इस तरीके से 1 आपको लिखा है तो 1 ही लिखेंगे। सर ईबीआईटी ए लिमिटेड का बताइए, ईबीआईटी कितना है सर, ईबीआईटी अभी हमने कैलकुलेट करा, ईबीआईटी 30,000 है, ठीक है।
क्या सर? वर्किंग नोट 1, सब में वर्किंग नोट 1 ही आएगा कि हमारा इनकम स्टेटमेंट देख लो, ठीक है। सेकेंड चीज़ पूछा क्या? सेल कितना है? सेल हमने अभी भी निकाला 375,000, 375,000। क्या सर? वर्किंग नोट 1 देख लो, ठीक है। अच्छा, ये वर्किंग नोट 2 और 3 हमने जो यहाँ पे बनाया था इसका रेफरेंस यहाँ पे देना। कहाँ से निकाला हमने? कंट्रीब्यूशन यहाँ पे निकाला था वर्किंग नोट नंबर 2 से, तो यहाँ पे रेफरेंस लिखना पड़ेगा कि क्या सर? वर्किंग नोट नंबर 2 से हमने कंट्रीब्यूशन निकाला है, ये रेफरेंस आपको देना पड़ता है। इसके नंबर्स होते हैं, जैसे ही लिखेंगे इसके नंबर्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से क्या निकाला था? वर्किंग नोट 3 से EBIT निकाला था, तो EBIT में लिखेंगे कि वर्किंग नोट 3, ठीक है। ओके, चलिए ये चीज़ आपके पास में क्लियर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा था फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हमने निकाला है, कितना है फिक्स कॉस्ट? 1,20,000, तो 1,20,000 वर्किंग नोट नंबर देख लीजिए 1। अब जो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पूछा वो कहता है कि दोनों कंपनी में से बेहतर कौन सी है, ठीक है। बेहतर कंपनी कौन सी है, बेस्ट कंपनी कौन सी है, ये तो तभी पता चलेगा जब बी लिमिटेड का ये आपका डेटा आपके पास में आ जाएगा। बी लिमिटेड का आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ही बना लेंगे आपके पास में इंफॉर्मेशन पता चलेगी। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। इम्पोर्टेंट नोट पे आ जाइए, इम्पोर्टेंट पॉइंट वहाँ पे मैं आपको लिखवाता हूँ, और यहाँ पे आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 कि आइडेंटिफाई जब हमें करना होता है कि कौन सी कंपनी बेहतर है, तो हमें सिंपली लीवरेज को देखना होता है। लीवरेज जो आपके निकल के आते हैं उसको हमें देखना होता है। और यहाँ पे कैसे देखेंगे? सबसे पहले नोट लिखिए आप, देखिए आपके सामने इस तरीके से आप नोट लिखेंगे। यहाँ पे कहता है कि अगर आपका लीवरेज हाई है, ठीक है, लीवरेज अगर आपका हाई है, लीवरेज अगर आपके पास में ज़्यादा है, ठीक है, लीवरेज हाई रहेगा इसका मतलब सर रिस्क ज़्यादा है। जितना लीवरेज ज़्यादा बढ़ेगा आपका, ठीक है, जितना लीवरेज ज़्यादा रहेगा इसका मतलब रिस्क ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा कैसे सर? देखिए लीवरेज ज़्यादा होने का मतलब है आपके पास में फिक्स कॉस्ट वगैरह ज़्यादा है, ठीक है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। लीवरेज ऑलवेज ध्यान रखिए कि लीवरेज उसका ज़्यादा होगा जिसका फिक्स कॉस्ट खर्चा वगैरह ज़्यादा होगा। मतलब कि लीवरेज ज़्यादा होना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इससे रिस्क बढ़ता है। क्यों रिस्क बढ़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। आप देखें तो कॉस्ट बढ़ने का मतलब रिस्क बढ़ रहा है आपका, ठीक है, प्रॉफिट कम हो रहा है, रिस्क इंक्रीज हो रहा है, और कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। सर ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज होने का मतलब समझ नहीं आया। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब मैंने क्या कहा सर? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है, अभी अभी मैंने आप पिछले लेक्चर्स में नोट्स लिखवाया था सर, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट वगैरह, ठीक है, या फिर मैं कहूँ टोटल कॉस्ट आपके पास में, ठीक है, जितनी भी आपकी टोटल कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं आपकी ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब कि उतना आपको कमाना पड़ता है, वो आपका ब्रेक इवन है, उतना तो आपको कमाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, लीवरेज बढ़ने का मतलब क्या है सर? फिक्स कॉस्ट वगैरह बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। मैं कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ लीवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब है कॉस्ट आपकी बढ़ रही है। कॉस्ट बढ़ने का मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ सर? ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है। जितनी कॉस्ट बढ़ेगी आपका ब्रेक इवन पॉइंट उतना बढ़ता जाएगा। पहले आप जो है मान लीजिए 2 लाख का खर्चा करते थे, ठीक है, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा सर? 2 लाख। लेकिन अगर किसी कारण से ये 2 लाख का खर्चा 3 लाख हो गया, तो अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या बन गया सर? 3 लाख, क्योंकि अब 3 लाख कमाना पड़ेगा, तभी हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ठीक है। तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो कहीं ना कहीं सीधा रिलेशनशिप है अगर आप देखें तो, कि अगर लीवरेज इंक्रीज हो रहा है तो सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाएगी, रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा गया थर्ड पॉइंट आपका, ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको जो ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर? आप जो है क्या करेंगे? आप जो है यहाँ पे देखेंगे कि ए लिमिटेड का लीवरेज देखो, बी लिमिटेड का लीवरेज देखो, किसका लीवरेज ज़्यादा है? वो अच्छी कंपनी नहीं है, क्योंकि लीवरेज ज़्यादा है उसके पास में रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, तो वो अच्छी कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं देखूँ तो ऑपरेटिंग लीवरेज ए लिमिटेड में ज़्यादा है,
फाइनेंशियल लीवरेज ए लिमिटेड में ज़्यादा है, और कंबाइन लीवरेज भी निकालेंगे आप। कंबाइन लीवरेज कैसे निकलता है, दोनों का इंटू करके। तो यहाँ पे कंबाइन लीवरेज कितना आएगा, 15, ठीक है, और इसका कितना आएगा, 2 × 2 मतलब कि 4, ठीक है। तो कंबाइन लीवरेज भी ए लिमिटेड का ज़्यादा है, मतलब कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लीवरेज ए लिमिटेड में ज़्यादा है। तो बेहतर कंपनी कौन सी है, बी लिमिटेड इज़ बेटर कंपनी, ठीक है, बेटर कंपनी, ठीक है। ऐसा आप यहाँ पे थर्ड सॉल्यूशन के आंसर में लिख के आएंगे कि ए लिमिटेड का लीवरेज ज़्यादा है। इसका लीवरेज ज़्यादा होने का मतलब इसका इंटरेस्ट, फिक्स कॉस्ट वगैरह ज़्यादा होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ए लिमिटेड अच्छी कंपनी नहीं है, बी लिमिटेड ज़्यादा अच्छी है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे कि सर इंटरेस्ट में देखो 20,000 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और बी लिमिटेड में देखो यहाँ पे 10,000 दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं तो 10,000 1 लाख दिख रहा है। तो ए लिमिटेड में कम इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं देखा जाता। ए आपका इंटरेस्ट का परसेंटेज देखना पड़ता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर क्वेश्चन सॉल्यूशन में आपको इस तरीके की चीज़ें गिवन होगी, देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेशियो इसने कैलकुलेट किया है कि ईबीआईटी आपका 30,000 की इनकम है, तो उस पे इंटरेस्ट कितना पे कर देते हैं आप, 20,000। बचता क्या है, 10,000 आपके पास में बचेगा। लेकिन बी लिमिटेड बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है, 2 लाख की कमाई करती है, ठीक है। इसमें से आपका इंटरेस्ट कितना पे होता है, 1 लाख। तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में कितना आता है सर, 1 लाख। तो आप कंपेरिजन करिए, बी लिमिटेड 1 लाख कमाता है इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, और ए लिमिटेड कितना कमाता है, सिर्फ और सिर्फ 10,000। तो कौन सी कंपनी अच्छी है, बी लिमिटेड अच्छी कंपनी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इन शॉर्ट ये समझना है कि आपको अर्निंग कौन ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। जिसका लीवरेज कम होगा वही अर्निंग ज़्यादा कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास में खर्चा कम हो रहा होगा एज़ कम्पेयर टू इनकम। लेकिन ऐसे कंपैरिजन नहीं करेंगे कि सर बी लिमिटेड में तो 1 लाख का खर्चा है, यहाँ पे 20,000 का है, लेकिन उसके सामने अर्निंग भी तो देखो। तो नेट अर्निंग जो है बी लिमिटेड के पास ज़्यादा आएगी, क्यों, क्योंकि उसके लीवरेज कम है। लीवरेज कम होने का मतलब ही होता है कि इसके पास अर्निंग ज़्यादा पड़ी है, ठीक है, कॉस्ट के मुकाबले अर्निंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट का सॉल्यूशन। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। बी लिमिटेड का कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। मैं एक बार ए लिमिटेड की यहाँ पे कैलकुलेशन को चेक करवा देता हूँ, क्रॉस चेक, ठीक है। ईबीआईटी आपको पूछा था ए लिमिटेड का, ईबीआईटी कितना है, 30,000। यहाँ पे चेक कर लीजिए आप, 30,000 आपके पास में दिख रहा होगा, ठीक है, ये 30,000। इसके बाद सेल पूछा था, सेल क्या आपने निकाला, यहाँ पे 3,75,000, जो कि हमारा आ रहा है 3,75,000। और सेकंड क्वेश्चन पूछा था फिक्स कॉस्ट निकालिए, 1,20,000 आया, और ये रहा 1,20,000। तो सारी चीज़ें मैच हो चुकी है। बी लिमिटेड का सेम टू सेम कैलकुलेशन है, बस यहाँ पे क्या करा गया है सर, अमाउंट को चेंज करा गया है। तो एक तरीके से आपका होमवर्क प्रैक्टिस हो जाएगा बढ़िया तरीके से, राइट। तो जल्दी से इसे होमवर्क प्रैक्टिस कंप्लीट करिए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट होता है, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखवा दिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दिया गया है, लेकिन जब हम रिवीजन करेंगे तो हमें याद नहीं आएगा कि ये कौन से पॉइंट से रिलेट था। तो यहाँ पे लिखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5, ताकि हम वो इलस्ट्रेशन ओपन करें और हम हमारा रिवीजन कंप्लीट कर पाए, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन के कुछ मुझे 3-4 क्वेश्चन करवाने हैं। कितने हैं, 3 क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 8, इसके अलावा क्वेश्चन शुरू कर दीजिए होमवर्क करना, राइट। इसके बाद मैं ये 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लीवरेज, ठीक है। ये आपके इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे टॉपिक्स भी मुझे लिखवाना है, तो वो टॉपिक्स में लिखवाऊंगा, और उसके बाद ये आपका पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।